Okay, Ashok, well, then today's show is going to be very special, as is each and every show. But mostly in the world, that which is very special is you yourself or you. And how you relate to yourself, in one word, we say whether you have around you in your experiential zone loneliness or solitude. And that is where we will be learning from someone who has written and has helped many readers enter into a sense of solitude through her writing. तो पारा पारा के द्वारा तो बहुत चर्चा में रही, बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं और बहुत पसंद की जाने वाली प्रत्यक्षा जी हमारे साथ है, प्रत्यक्ष रूप से। स्वागत है आपका, नमस्ते। तो प्रत्यक्षा जी, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके पीछे एक लेखक की स्मृति भी है और उनकी एक पुस्तक है इन्वेंशंस ऑफ सॉलिट्यूड, जो आपकी प्रिय पुस्तक है। और वो पिछले दिनों हमारे बीच से चले गए और ब्रुकलिन में ही थे वो। सो स्टार्टिंग विद, व्हाट वाज इट अबाउट द राइटिंग ऑफ पॉल ऑस्टर दैट इम्प्रेस्ड यू? पॉल ऑस्टर को मैंने बहुत पहले से पढ़ना शुरू किया और उनकी एक बहुत किताब जो मुझे बहुत प्रिय है, इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड, वो किताब बहुत मज़ेदार है क्राफ्ट के स्तर पे भी, क्योंकि उसमें एक मेमोयर है, एक हिस्सा कुछ एसेज हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मिला के किताब, जो मेरे पास जो किताब पहुंची उस तरह। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि पॉल ऑस्टर ने अपने पिता के बारे में उसमें लिखा है, और पिता जो उनके जीवन से ज़्यादातर अनुपस्थित रहे, और फिर भी एक ऐसा पर्सन जो आपकी दुनिया में नहीं होके भी कितना उपस्थित रहता है, और किस तरह से वो उस चीज़ को नेगोशिएट करते हैं उस किताब में। मैं अपने पिता से बहुत क्लोज रही, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता था कि इसको मैं लिखती इस तरह से अपने पिता के बारे में। और बड़ी तरल सी किताब है, बहुत अंदर भीतर की गलियां हैं, एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में न चाहते हुए भी किस तरह का एक पुल बना रहता है जिसको आप नकार नहीं पाते। तो पॉल ऑस्टर की इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ी, फिर कुछ और किताबें पढ़ी, लगभग सारी किताबें मेरे पास हैं, और मुझे वो बहुत, उनकी शक्ल देख के मुझे अपने पिता की याद आती थी। तो एक बहुत अजीब सा एक तार उनके साथ बना रहा, बहुत अच्छा लगता रहा। तो बस ये किताब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो इसमें जो सॉलिट्यूड वर्ड है उसको लेके आपकी राइटिंग की तरफ चलेंगे, पर ये जो एक्सप्रेशन है, द इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड, ये थोड़ा एम्बिगुअस भी है और थोड़ा स्टिमुलेट भी करता है आपके थॉट प्रोसेस को। जनरली मैं सोचता हूँ कि सॉलिट्यूड में आप अपने को डिस्कवर करते हो। एंड व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ taking it away from the book, in your own way, the expression invention of solitude? नहीं, आप सही कह रहे हैं। सॉलिट्यूड, हमको लगता है कि सॉलिट्यूड तो है हमारे पास, इट्स समथिंग इनसाइड अस। उसको इन्वेंट क्या करना है ना, दैट इज द फीलिंग दैट वी हैव। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अपने साथ भी रहते हैं और हमको लगता है कि हम सॉलिट्यूड में हैं, probably we are not in solitude, क्योंकि हमारे जो विचार हैं, हमारे बहुत सारी भावनाएं हैं, they are all crying and making noise inside us। तो थॉटलेसनेस के स्पेस में हम बहुत रेयरली जाते हैं। और मैं सॉलिट्यूड को अगर एक फिजिकल लेवल पे आप सोचे कि एकदम अकेले हैं, कोई और नहीं है प्राणी, और इमोशनल और मेंटल लेवल पे अगर सोचे तो वहाँ भी थॉटलेसनेस की बात तो शायद नहीं है, लेकिन कहीं जहां आप अपने भीतर डिसेंड कर सके, टू गो विद इन, वो स्टेट में जब आप आते हैं तो उसको शायद, आई डोंट नो व्हाई पॉल ऑस्टर रोड, उन्होंने वो शीर्षक क्यों रखा उसका, आई डो नॉट नो। लेकिन मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं अपने लिए उस स्पेस को क्रिएट करना पड़ता है। वो है, लेकिन हमारे जद में नहीं है, उसको कहीं खोजना पड़ता है बार बार। एक तरह से जैसे हम मेडिटेशन की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं,
हमको पता है कि वो चीज़ें हमारे आसपास हैं, उसके बावजूद उस रास्ते पर चलने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सरल तरीके से आप वहाँ पहुँचते हैं। सॉलिट्यूड में भी आप ईज़िली नहीं जाते, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। मैं ये शब्द पे अटक गया हूँ फिर से। तो जब आप इन्वेंट करते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है या आपने कुछ बनाया है। जब आप डिस्कवर करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि सॉलिट्यूड तो है बट वो हमें हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो तो उसमें ये वाला कन्विक्शन या एश्योरेंस है कहीं कि इट इज़ देयर, क्योंकि जो इन्वेंट किया जाएगा उसके अंदर ऐसा लगेगा कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। हाँ, प्रोबेबली मतलब डिस्कवरी और इन्वेंशन दो दो शब्द हैं, दो तरह की दुनिया को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्कवरी जो चीज़ ऑलरेडी है जिसको हमने अब खोज निकाला पर वो हमेशा से थी। इन्वेंशन मतलब हमने कोई नई चीज़ बना ली। तो अब ये हम इस पे बात चर्चा कर रहे हैं कि पॉल ऑस्टर ने इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड क्यों लिखा? क्या था उसके पीछे? अब मुझे लगता है वो किताब मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी। पर मैं अगर अपने तरीके से इसको प्रोसेस करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई भी स्पेस वो शायद मैं अपने लिए इन्वेंट कर रही हूँ। वो है तो, लेकिन कहीं मुझे खोजना पड़ रहा है उसको, निकालना पड़ रहा है, कुछ एलिमेंट्स उसमें मुझे डालने पड़ रहे हैं और बहुत सारा एलिमेंट निकालना पड़ रहा है शायद लाइक स्ट्रिपिंग एवरीथिंग टू इट्स बेयर मिनिमम एंड रीचिंग दैट स्पेस जहाँ पे आप सिर्फ वन पर्सन इज देयर, वन थॉट इज देयर। ये जो सॉलिट्यूड वाला रेफरेंस है और इसका शब्दों के साथ जो संबंध है, एज अ राइटर आपको क्या लगता है वो जब एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन डायनेमिक हो रहा होता है और आप उसको कर रही होती हैं, तो दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू अ काइंड ऑफ सॉलिट्यूड, या वो सॉलिट्यूड नहीं होगा तो आप लिख नहीं सकेंगी? हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं, सॉलिट्यूड चाहिए, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड और पढ़ाई करनी पड़ती थी और एग्ज़ाम देना पड़ता था और वी वुड मेमोराइज़ आंसर्स, तो मुझे कई बार लगता था कि आई वुड डू इट बेटर इफ देयर वर पीपल अराउंड मी। तो मैं हमेशा सबके साथ बैठती थी और मेरी माँ कहती थी कि इफ यू मैं कहती थी धीरे-धीरे बात करिए, है ना, लो वॉल्यूम, एंड शी वुड से पढ़ना है तो यू गो टू सम अदर रूम एंड स्टडी। तो टू मच ऑफ सॉलिट्यूड वुड नॉट अलाउ मी टू कंसंट्रेट। तो मैं कहती थी नहीं, मैं यहीं बैठ के आप सबके साथ में आई कैन मेमोराइज एंड आई वुड डू दैट। तो ये बहुत मजेदार चीज है कि यू कैन हैव सॉलिट्यूड इवन व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, यू हैव नॉइज अराउंड यू। आप उसको मेंटली प्रोसेस करके कैसे फिल्टर आउट करते हैं। तो मेरी मेरी लिखाई बहुत हद तक सबके साथ हुई है। लोग बैठे हैं मेरे बगल में एंड आई एम स्टिल राइटिंग। आई कैन क्रिएट थिंग्स विद पीपल अराउंड मी। तो मैं शायद अपने मेंटल स्पेस को फिजिकल स्पेस से सेग्रीगेट कर पाती हूँ, बट प्रॉब्ली हर किसी का तरीका अलग होता होगा। तो मेरा तरीका है कि आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। आई कैन डू बोथ वेज। एकदम अकेले हूँ तो भी देर इज नो डिस्ट्रैक्शन, बट वेन पीपल आर देयर तो वो भी कहीं से मुझे एक आई डोंट नो एक स्टिमुलेशन देता है, एक एनर्जी स्पेस क्रिएट होता है वेर आई कैन टोटली बी इनसाइड एंड डू माई थिंग, डू माई क्रिएटिविटी। तो ये जो हम आजकल बहुत बात सुनते रहते हैं मल्टीटास्किंग की, या वो तो नॉर्मली एक्सटर्नल रेफरेंस में बात हो रही होती है, ये भी कर लिया, इसके साथ वो भी कर लिया। बट द वे यू आर सेइंग, आपका ये मल्टीटास्किंग ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस आल्सो टेक्स प्लेस, क्योंकि एक की अवेयरनेस है कि ये लोग बात कर रहे हैं, और एक अगर आप कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास का किरदार है, तो उसका अपना एक संसार है, उसमें आपको जाके और वो जो मिनिएचर पेंटिंग की तरह उसकी भावना को, उसके आसपास के वातावरण को जब शब्द देने हैं, तो काफी अमेजिंग सा लगता है। इट it is it is it challenging or it just happens? No, it just happens.
एंड प्रॉब्ली आई कैन डिस्क्राइब इट लाइक दिस कि जब मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, व्हेन आई एम राइटिंग एंड इफ पीपल आर अराउंड मी, तो मैं लिख रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ उस संसार में कि बाहर की दुनिया जूम आउट हो जाती है. इट्स नॉट देयर इन माई कॉन्शियस स्पेस एंड आई एम एबल टू डू माई राइटिंग. एक्चुअली ये भी बात है ना कि शायद शुरू से व्हेन आई वाज राइटिंग एंड डूइंग अदर थिंग्स, तो हमेशा चार चीज़ें करती रही. ऑफिस भी होता था, बच्चे, फैमिली, एवरीबॉडी वाज अराउंड एंड आई हैव टू स्टील टाइम टू डू इट. अगर मैं वेट करती रहती कि मैं सॉलिट्यूड मुझे मिल जाएगा और फिर मैं करूँगी, तो शायद मैं एक किताब भी नहीं लिख पाती. तो दिस वाज आल्सो अ कोपिंग मैकेनिज्म कि सारी दुनिया, सारे चक्कर मकर, सारे जो जिसको हम कहते हैं माया, उस माया में धंस के भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, यू आर स्टीलिंग टाइम फॉर योरसेल्फ. तो शायद वो एक तरीके की कंडीशनिंग हुई, लर्निंग हुई कि कुछ करना है तो इसी चक्कर पकड़ में मिलके कहीं खोज के कोई स्पेस इन चीज़ों को करने के लिए आई हैव टू फाइंड आउट ways to do it, and that is how I was doing it right from the beginning. तो अब मुझे उसकी आदत पड़ गई है. कई बार अगर मैं बहुत अकेले होती हूँ या मेरे पास कोई और काम नहीं होता, आई एम नॉट एबल टू राइट एट ऑल. आपकी बात से मुझे ऐसे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था अज्ञे जी जो कवि के रूप में भी और उपन्यासकार के रूप में भी है, उनका नाम और उनकी कृतियां, तो वो भी कभी गार्डनिंग, कभी कारपेंटर के रूप में, या ऐसे अलग अलग तरह के कार्य साथ साथ करते रहते थे. बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. डिफरेंट मतलब उस वक्त तो वो गार्डनिंग कर रहे हैं, उस वक्त वो लिख नहीं रहे हैं. हम जो पहले बात कर रहे थे उसमें you are operating on different levels at the same time mentally. तो आई थिंक ये स्लाइटली डिफरेंट है. अच्छा, मैं जब सॉलिट्यूड की बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी पाठक के सॉलिट्यूड की तरफ भी चलते हैं. यानी आपको किताब पढ़ रहे हैं तो आपको आसपास का वातावरण शांत चाहिए और आपको कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, तब अगर इंटेंस है एक्सप्रेशन तो पकड़ में आएगा नहीं. पर अगेन ये जो फोकस करने की कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग होती है. जैसे कि आपने कहा आपके आसपास शोर भी है तो आप फोकस कर पाती हैं. फिर इसमें मुझे फिर भी आश्चर्य होता है कि ये इस तरह का लेखन है. मैं भी ऐसे ही खोल रहा हूँ एक चैप्टर बारिशगर का जो है, किसी बात की मीठी धुन. कुछ पंक्तियां आप तक और अपने दर्शकों तक पहुंचाता हूँ. मुझसे तुम दूर चली गई थी और मैं सिर्फ एक खोल रह गया था. तुम्हें इतना भी तो प्यार नहीं करता था जब तुम थी मेरे पास. किसी के चले जाने के बाद उसकी इतनी बड़ी खाली जगह बन जाती है. किसी का न होना जैसे एक विकराल ढंढनाते खालीपन का चारों ओर बजना. इतना उसका खालीपन कि जैसे किसी चक्रवात में पत्ते, मिट्टी, धूल, बालू और खुद का गोल गोल नाचना. जैसे बचपन में दादी कहती थी, चक्रवात आया मानो शैतान आया. तो सचमुच उस खाली जगह का शैतान हर पल किसी तूफान सा झंझोड़ता. अब ये आगे भी मुझे पढ़ने का मन होता है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ बात को, क्योंकि हम जिस सिरे पर हैं वहां पर जाए. अभी इस तरह का जो एक्सप्रेशन है अ, वो आपके सॉलिट्यूड को बनाए रखता होता है. हाउ दैट मेक्स यू फील. हम बात कर रहे हैं कि शब्दों के साथ में वाला जो एकांत है, सॉलिट्यूड विद वर्ड्स, वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, पाठक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. तो you feel a sense of restlessness or sense of fulfillment when that writing is happening. तो इट्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. और जो हिस्सा आपने पढ़ा ना, नॉर्मली व्हेन आई एम राइटिंग आई एम वेरी मच इनटू विजुअल एक्सप्रेशंस. तो मुझे लगता है कि मैं जो महसूस कर रही हूँ या कोई किरदार एट दैट मोमेंट किसी के चले जाने पे क्या लॉस या अबैंडनमेंट फील कर रहा है, उसको मैं बहुत महसूस करके बहुत विजुअल तरीके से लिखती हूँ. इट्स लिटरली इन फ्रंट ऑफ माई आईज. आई कैन एक्चुअली सी, आई कैन एक्चुअली फील. तो वो उसको फिर देन आई ट्राई टू the best way that I can write, the best way that I can describe.
एंड कई बार ये भी होता है कि आपने एक इमेजरी क्रिएट की टू राइट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ इमोशन। अच्छा, ये भी बात है कि आप कोई फिल्म तो बना नहीं रहे, आप शब्द से लिख रहे हैं। तो फिल्म जब अगर आप बनाते हो या उस तरह का मीडियम है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि कोई कितने दुख में है या उसके अंदर कितनी खुशी है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो वो शब्द तो सिर्फ शब्द है, तो आप उस इमोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो जितना ज़्यादा एक अलग किस्म की इमेजरी मैं क्रिएट कर सकती हूँ, आई ट्राई टू डू दैट, एंड एवरी टाइम आई हैव डन दैट, I feel a sense of being one with what I'm writing, and restlessness नहीं होता, शायद उसके पहले होता रहता है, before the process is happening, but once I'm able to write it down and I'm happy कि मैंने ये लिख दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है, तो बहुत I feel very calm, I feel very a lot of contentment happens. पहले मैं बोलती थी कि आई डोंट नीड टू मेडिटेट, बिकॉज मेरे लिए क्रिएटिंग एनीथिंग, राइटिंग और पेंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि दिमाग सारी बाहर की चीजों से निकल के इट इज फोकस्ड ऑन वन थिंग ओनली। ये जो बात आपने कही है उसको लेके हम थोड़ा सा विधिवत, जो हम अध्यात्म कहते हैं, साहित्य कहते हैं, और मैंने कुछ साहित्यकारों से इस प्रकार के भाव भी सुने हैं कि उनके लिए साहित्य ही सत्य के अनुसंधान का पथ है। तो वो अध्यात्म को, या जो विधिवत एक मान्य संरचना या स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का, वो उसको इसलिए नकारते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेरे लिए तो यही सत्य का प्रामाणिक मार्ग है। आप इन दोनों को अलग अलग देखती है या दोनों को एक देखती? नहीं, शुरू में मैं ये बात कहती थी, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आई डिडंट नीड फील द नीड फॉर मेडिटेशन। मुझे लगता था कि जब मैं लिख रही हूँ मैं मेडिटेट कर रही हूँ, जब मैं पेंट कर रही हूँ मेरे लिए मेडिटेशन क्या है कि ये जो दुनियावी चीज़ें हैं उससे अपने मन को हटा के कहीं एक जगह पे उसको फोकस करें, वॉट एवर दैट बी, कोई सिंबल है या कोई मंत्र है या वॉट एवर वे, कोई जाप है, जहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि व्हाई डू आई नीड टू डू दैट? जब हम लिख रहे हैं, व्हेन आई एम राइटिंग, आई एम फोकसिंग माई सेल्फ ऑन दैट पार्ट ऑफ मे बी दैट कैरेक्टर और दैट सीन दैट आई एम राइटिंग। या जब मैं पेंट करती हूँ तो उस 1-1.5 घंटे में मैं सिर्फ उस रंगों के बारे में सोच रही हूँ, उसको मैं कैसे कैनवस पे डालूंगी वो सोच रही हूँ। तो मेरा दिमाग एनी विच वे दुनिया के जो खेल चल रहे हैं, मेरे जीवन में भी जो चल रहा है, सुख है, दुख है, जो भी चीज़ें हैं, सबसे परे हट के मैं उस मोमेंट में वहीं पे हूँ, यू नो द नाउ मोमेंट। लेकिन इधर मैं थोड़ा महसूस कर रही हूँ, मे बी आई एम मूविंग अहेड ऑन द ट्राइंग टू बी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसके अलावा भी प्रोबेबली देयर आर अदर वेज टू डू इट, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके मे बी अनदर लेवल, तो इसमें शायद रास्ता एक इ- रास्ता है जिस पे आगे चलने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैं आपकी बात को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हुए, जब आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं और वो भी आपके जो आसपास का एक संसार है उससे परे आपको लेकर जा रहा है, लेकिन फिर मन जो है वो उन पात्रों के संसार के साथ में हाँ, तादात्म्य कर रहा है, तो ये जो प्रत्यक्ष आसपास का जगत है उससे तो हट गया, लेकिन उसने अपने एक नए संसार की रचना करना प्रारंभ कर दिया, जो कि पाठक एग्जैक्टली। के लिए उपलब्धि हो जाता है। मगर जिस तरह की बात आप कर रही हैं, जहाँ पे कि जिसे हम मुक्ति कहते हैं, या तो इसमें मुक्ति होते हुए मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो जो रचना संसार बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, उसके अपने बंधन है, वो पात्रों की अपनी चिंताएं हैं उनके। आप सही कह रहे हैं। जी मैं अपनी समस्याओं से हटके पात्रों की समस्याओं में घुस रही थी, और जो जी मैंने पहले कहा ना कि मैं उसको महसूस कर रही हूँ जो मैं लिख रही हाँ हूँ,
हाँ। तो वो सारी दुनिया, भले ही वो काल्पनिक दुनिया है और सचमुच की दुनिया नहीं है, लेकिन मैं उन सारे इमोशन से गुज़र रही हूँ जब मैं लिख रही हूँ। तो एग्ज़ैक्टली फॉर दिस मुझे लगा कि नहीं, ये तो है। इससे जैसे कई बार लोग फ़िल्म देखते हैं और फ़िल्म में कोई सीन आता है रोने वाला और लोग रोने लगते हैं। कोई कॉमिक सीन आता है तो लोग हँसते हैं। तो हम इतना उसके साथ में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं बहुत सही बात कह रहे हैं। शायद मैंने भी इसको इस तरीके से सोचा नहीं, बट मैं एक दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया की तकलीफ़ों में, या कहिए कि वो पेचदार गलियों में घुस रही हूँ और हुँ। उससे भी निकलने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। So probably now I'm trying to detach myself from that also. Probably. तो ऐसा है कि जब मैं बिल्कुल टर्मिनोलॉजी ले रहा हूँ तो वो शब्दातीत है, वो इंद्रियातीत है, वो समयातीत है। इस प्रकार की जब बात कहते हैं, तो उसमें कोई उपन्यासातीत भी हो जाएगा वो क्योंकि वो उपन्यास का जो अपना जगत है, वो उससे परे क्या वो जो पूरा दिख रहा है इससे भी परे है और इसके अंदर भी इस प्रकार की बात आती है। मैं आपके पारा-पारा का एक छोटा-सा अंश पढ़ने की अनुमति आपसे लेके मेरे भीतर भूचाल है। शायद उनसे उस तस्वीर के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। उस किताबों वाले कमरे को देखने का मौका मिलेगा। उन काले चट्टानी पहाड़ों को देखने की सहूलियत होगी। वो बगीचे, वो घर, वो सारी चीज़ें जो माँ इतनी मोहब्बत से मुझे बताती रहीं और जो मेरी काल्पनिक दुनिया में कितनी बड़ी जगह घेरते रहे अब तक। पर भीतर ही कहीं एक रोमांच के साथ भय भी था। जाने किस चीज़ का भय? शायद इस अचानक होने की संभावना से उपजा द्वंद्व। मैं फिर बाहर टहलने निकल गई, कुछ सब्जियां खरीदी, पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखा, फिर लौटकर निर्मल को एक खत लिखा, जानते हुए कि कभी उसको भेजूंगी नहीं। तो ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर बहुत सारे पगडंडियां हैं या जो भी है। तो अगेन एक जो लेखिका प्रत्यक्षा है, वो इस संसार को रचती है जिसमें पाठक भी आकर उसको देख लेता है। एक सृष्टि जैसी है पूरी अपने आप में। इसकी अपनी एक उपलब्धि है, इसका अपना एक संतोष है। पर जब आप अभी बात कर रही हैं, तो शायद आप इससे परे का कुछ है जिसको छू लेना चाहती हैं, जान लेना चाहती हैं, अपना लेना चाहती हैं। ये सही ढंग होगा इस बात को कहने का? हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा होता है कि जब आप को नदी पार करनी होती है तो नाव में बैठ के जाते हैं, फिर दूसरे किनारे पे जाके नाव छोड़ देते हैं। तो शब्द जो है वो नौका की तरह है। शब्द ब्रह्म भी है, शब्द ब्रह्म भी है, ऐसा भी कहते हैं। तो इसको लेके हम फिर सॉलिट्यूड के पास आ जाते हैं। कौन-सी ऐसी रचनाएँ हैं जिनको पढ़ते हुए चाहे कविता या कहानी या उपन्यास कि आपको लगा आपके भीतर एक पूर्णता का भाव आया हो? जैसे आपको लिखते वक़्त फुलफिलमेंट है, ऐसे पाठक के रूप में कहाँ फुलफिलमेंट मिला? एक किताब है समरेश बसु की, कोथाय पाबु तारे। उसका हिंदी में शायद ज्ञानपीठ से छपी वो किताब, कहाँ पाऊँ उसे? वो इतनी सुंदर किताब है, उसमें लगभग एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट की कहानी है। और वो कैसे, मतलब कुछ भी जीवन में जो घट रहा है, जैसे आपने नौका का बड़ा अच्छा आपने इमेजरी दी, वो इसी तरह से नाव में बैठ के निकल पड़ता है। बंगाल के इंटीरियर की कहानी है और हर हिस्से के बाद आपको लगता है कि इससे सुंदर और कोई क्या लिख सकता होगा, और अगला हिस्सा आपको एक लेवल और ऊपर लेके जाता है। और उसमें सिर्फ यही है कि एक आदमी निकल पड़ा है दुनिया देखने, और उसमें उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं। इट्स लाइक आप डोंगी में बैठ के नदी में आप बह रहे हैं, जैसे जीवन में हम बहते चलते हैं। हमको लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं, हम ऐसे करेंगे तो ये होगा, जबकि होता कुछ नहीं है। आप एक भ्रम में जीते हैं कि मैं जीवन को नियंत्रित करके चल रहा हूँ। तो शायद उसी तरीके से अगर आपने, हम लोगों में एक्सेप्टेंस भी बहुत धीमे-धीमे आता है, या शायद उम्र के साथ आता है, जब हम सोचते हैं कि ठीक है, यही जीवन है, जीवन के ये नियम हैं और इसको एक्सेप्ट हम कर लें तो शायद हमारे लिए जीवन में जीवन जीना आसान हो जाएगा।
तो उसी तरह से मुझे ये किताब पढ़ के लगा कि ये जीवन की किताब है। तो कैसे जीवन जीवन की जिया जाता है। एक एक इट इज़ एग्ज़ैक्टली दैट कि आप नाव में बैठ गए हैं और नदी में वो नाव है और आप बहते चले जा रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो बहुत सुंदर बातें हमारे जीवन में पुस्तकों के माध्यम से उद्घाटित होती हैं। ऐसी पुस्तकों से प्रेम करने के साथ-साथ इस तरह की कुछ हमारी स्मृतियाँ हमें किसी रूप में समृद्ध और संस्कारित करने वाली पुस्तकों की लेखिका प्रत्यक्षा जी हमारे साथ इस अंतरंग बातचीत के लिए जुड़ी। आपका बहुत-बहुत आभार और आपका जो सॉलिट्यूड है वो आपके फुलफिलमेंट को आपके प्रति खोलने वाला हो, ऐसी मंगल कामनाएँ आपके लिए और हमारे दर्शकों से हमारा साथ देने के लिए आभार, मंगल कामनाएँ। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम लोगों ने बातें की सॉलिट्यूड और दुनिया जहान की बातें की, स्पिरिचुअलिटी से लेकर संसार की माया तक। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, आभार आपका।